जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस पर। और क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। कई बच्चों के मन में कई सारे सवाल हैं, कई बच्चे परेशान हैं कि सर एग्जाम टाइम आ गया है, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या पढ़ें और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, कौन से चैप्टर्स को पहले लगाया जाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जा सकता है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसमें से पढ़ाई की जाए एंड टाइम पर। और इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक का मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, कुछ बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लिए होंगे, तो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या अंतर है, ये सारी बातें मैं आप लोगों के लिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी पर, और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है एग्जाम टाइम पर, किस तरीके से पढ़ना होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, एग्जाम पेपर देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम प्रिपरेशन डेज में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बातचीत। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि हमारे चैप्टर्स का वेटेज क्या है, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसमें हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसका एक अनुमान हम आज लगाएंगे। उसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो देखेंगे भाई रियल नंबर से कितना आ सकता है, पॉलिनोमियल से कितना आ सकता है, वो सारे चैप्टर्स का मैंने आपको एक वेटेज तैयार करके दिया है। अच्छा, ये जो वेटेज है ये एक्चुअली एमपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उस पर आधारित है, यानी 2026, तो यानी कि टेंटेटिव है, ठीक है। उस पर बहुत ज्यादा आपको रिलाई नहीं करना है, बट हाँ मोटे मोटे तौर पर आपको इन्हीं चैप्टर से इतना इतना ही मिलेगा। मतलब एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अंतर आपको फर्क इसमें नहीं मिलने वाला है। तो नंबर्स, रियल नंबर्स में से आपको 6 नंबर का आने वाला है। पॉलिनोमियल 5 मार्क्स का आएगा, लीनियर इक्वेशन 7 मार्क्स का आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स का आएगा, एपी 5 मार्क्स का आएगा, ट्राइंगल 5 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 5 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टोटल 10 मार्क्स का है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री कई बच्चों को बड़ी परेशानी रहती है ट्रिग्नोमेट्री में कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो देखिए यहां पर आप एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत आसान है, ठीक है। उसमें केवल फिगर ड्रॉ करना है और आगे सवाल फिर बहुत इजी हो जाता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। और फिर सर्कल 5 मार्क्स का है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी 5 मार्क्स का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स 5 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का है। तो अगर आप ध्यान दें तो मोटे मोटे तौर पर सभी चैप्टर इक्वली डिवाइडेड हैं, 6, 5, 7 इसमें डिवाइड कर दिया गया है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इससे एक बात और यहां क्लियर हो जाती है कि आप बड़े आसानी से अपने इजी चैप्टर्स को पिक कर सकते हैं, यानी कि जिन चैप्टर्स में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप उन चैप्टर्स को ही टारगेट करिए, उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तो वो आप मार्क्स वहां सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन चैप्टर्स को भी पकड़ सकते हैं जो चैप्टर्स इजी हैं और जो चैप्टर्स जो हैं ज्यादा स्कोरिंग है, फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया। ये ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए, उनको अगर अप्लाई करना आ गया तो आप आसानी से इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर वाइज हमने वेटेज पर बातचीत की। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि किन चैप्टर्स पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, उन चैप्टर्स पर आप ध्यान दीजिए पहले तो। फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट पार्ट है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी वाला पार्ट हो गया, या ट्राइंगल में सिमिलैरिटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और ध्यान दूं किसी चैप्टर पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट हो गया, उसको आप लास्ट के लिए रखिए, और उसमें फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए लास्ट में। उससे पहले बाकी चीजों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको आप पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद में फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथमेटिक्स। क्वेश्चन पेपर में क्या फर्क होगा, पेपर किस तरीके का बनेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एमपी बोर्ड के जो पेपर्स हैं बेसिक और स्टैंडर्ड के, उसमें बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं है, क्योंकि आपको पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड पूरा पेपर रहने वाला है। तो चाहे वो स्टैंडर्ड का पेपर हो या बेसिक का पेपर हो, वो एनसीईआरटी से ही आने वाला है।
और उसके साथ साथ आप पिछले वर्षों के पेपर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस करने में आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए उसी कंटेंट में से, उसी रिसोर्स में से अगर ये दो अलग अलग पेपर बनेंगे तो क्या डिफरेंस हो सकता है? तो देखिए, स्टैंडर्ड के पेपर जो मॉडरेट टू चैलेंजिंग रहने वाला है, यानी कि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मॉडरेट लेवल के ज्यादा होंगे, इजी पार्ट कम होगा और फिर चैलेंजिंग लेवल तक जाएगा। लेकिन अगर वही बात बेसिक पेपर की करें तो वहां इजी का पोर्शन थोड़ा ज्यादा होगा और फिर पेपर जो है मॉडरेट लेवल तक जाने वाला है। उसके अलावा मैं देख रहा हूं कि एप्लीकेशन बेस्ड फोकस क्वेश्चंस आप पाएंगे स्टैंडर्ड के पेपर में ज्यादा, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम, ट्रिकी वर्ड प्रॉब्लम, अनफेमिलियर सिनेरियोज पर बनी हुई भाषा, वैसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा इसमें अगर देखें तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि सीधी सीधी लैंग्वेज थोड़ी आसान होगी, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगी, सीधे सीधे आपसे बातचीत करेगा। इसके बाद में इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स आप स्टैंडर्ड पेपर में पा सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम मतलब अगर किसी चैप्टर का फॉर एग्जांपल मैं सिमिलैरिटी का कोई सवाल ले लेता हूं तो सिमिलैरिटी के अंदर वो थोड़ी सी क्रिटिकल प्रॉब्लम बना देगा, या फिर अगर सरफेस एरिया को कोई सवाल है उसके अंदर फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल रूल लग जाएगा, या फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कोई कॉन्सेप्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी इंक्लूड हो सकती है। इस तरह का इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन बेसिक में वो संभावना काफी कम रहेगी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये थोड़ा अंतर है। बट ये फिर बोलने वाला हूं कि आपको एनसीईआरटी पर रिलाय करना है पूरी तरीके से। अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसके बाद फिर जो एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग कैसा होता है। क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग का मतलब हो गया कि भाई पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस कितने कितने आएंगे। तो ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हम यहां पर देख रहे हैं मैथमेटिक्स के पेपर के। तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 मिलने वाले हैं, 3 आवर्स का टाइम रहता है और मैक्सिमम मार्क्स 75 रहता है। ठीक है, इसमें आपको जनरल सेक्शन में मेन बातें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम एग्जाम टाइम पर इन बातों को कई बार ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में रहते हैं, नर्वसनेस रहती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम ध्यान नहीं दे पाते। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद में 1 से लेकर 5 तक आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि उसके अंदर एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स एंड 1 वर्ड आंसर आने वाला है। आपको कई मायने में ये पता होना चाहिए कि 1 वर्ड आंसर जो है उसका आंसर किस तरीके से देना है। वहां पर बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। देखिए, हमें कई बार आता हुआ क्वेश्चन हम उसको सही डिलीवर अगर नहीं कर पाएंगे तो वहां हमसे मिस्टेक हो गई। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ टॉस करता हूं, तो अगर 3 कॉइन्स को हम टॉस करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। तो 3 कॉइन्स को टॉस करने पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें निकालने हैं, लेकिन एक बच्चा वहां लिखकर आ रहा है सारे सैंपल स्पेस, यानी कि हम रिजल्ट लिखकर आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने रिजल्ट लिख दिया H, T, जबकि हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर बात कर रहा है तो आपको सीधे सीधे वहां पर आंसर देना है 8। तो आपको 1 वर्ड में वो बात लिखनी है जो पूछी गई है। वैसे ही मैचिंग में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। कई बार मैचिंग में अगर एक हमने गलत मैच कर दिया तो फिर बाकी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ऐसा पोर्शन है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक थोड़ा समय भी दें, क्योंकि आपका पेपर इतना लेंथी नहीं रहने वाला है। आपके पास पर्याप्त समय होगा पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से करेंगे तो यहां बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं 1 to 5 क्वेश्चन नंबर्स तक। हर क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट आपको मिलने वाले हैं। बड़े आराम से आप इसमें स्कोर करेंगे। इसके बाद में इंटरनल चॉइसेस हर क्वेश्चंस में रहती ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है, ये इन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस रहेंगी। और उसके बाद में फिर रहता है कि ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहां पर आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें आप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन फिगर बनाएं। फॉर एग्जांपल हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आ रहा है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें फिगर आप बनाते समय पेंसिल का यूज करें। कई बच्चे फिगर पेन से बना लेते हैं। तो आपका अप्रोच भी टीचर देखता है कि भाई आप एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपकी अप्रोच कैसी है। आपका अप्रोच कैजुअल नहीं होना चाहिए कि हम बस जो हमें समझ में आया वैसा हमने कर दिया। आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप फिगर भी बना रहे हैं तो बहुत नीट एंड क्लीन बनाइए। वहां पर जो भी आप सॉल्यूशन में लिख रहे हैं वहां पर आपको वो सिंबल फिगर के अंदर शो करना है। मतलब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री या फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री का सवाल कर रहे हैं, सिमिलैरिटी का सवाल कर रहे हैं, तो वहां पर अगर मैंने किसी एंगल को x माना है
फिगर में एंगल x है नहीं, सॉल्यूशन में हम x लिख रहे हैं, टीचर ढूंढ रहा है भाई वेयर इज x, तो वो फिगर के अंदर भी आपको मार्क करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं लेबलिंग, प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होनी चाहिए फिगर की, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब जो 3 घंटे का आपका पेपर है जिसमें हमने देखा 23 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 to 5 थे, बाकी सारे सब्जेक्टिव हैं जिसमें आपको इंटरनल चॉइसेस भी मिलने वाली हैं। उन सभी क्वेश्चंस को करने का के लिए कितना कितना समय मतलब ऑन एवरेज हमें देना चाहिए। तो देखिए थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होंगी, हर बच्चे का राइटिंग स्पीड अलग अलग होता है, हर बच्चे की प्रैक्टिस अलग लेवल पर है। किसी बच्चे ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, एनसीईआरटी कई बार लगा ली, एग्जाम्पल लगा लिए, ठीक है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए, तो वो बच्चा प्रिपेयर है पूरी तरीके से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी उतनी तरीके से एनसीईआरटी को लगाया ही नहीं, तो वो उनके पास अभी वक्त है, वो वैसा मेहनत कर सकते हैं। तो सबका राइटिंग पेस अलग अलग हो सकता है, पर अमूमन ऑन एवरेज आपको ध्यान देना है जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो इस टाइम को आप नोट कर लीजिए। अगर आप इस टाइम के आसपास रहते हैं तो आपके पास में लास्ट में अच्छा समय बच जाएगा अपने पेपर को क्रॉस चेक करने के लिए। और इसके अलावा ये जो समय दिया गया है ये भी एक्स्ट्रा टाइम लेकर बनाया गया है, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा टाइम मैंने डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की अगर मैं बात करूं, जिसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो 40 मिनट दिए जा रहे हैं। तो 40 मिनट के अंदर वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। 6 एमसीक्यू करने हैं आपको, फिलअप्स करने हैं, मैचिंग करना है, ट्रू फॉल्स करना है, वन वर्ड करना है। तो वो सारे क्वेश्चंस करने के लिए 40 मिनट्स अगर आप लेते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है। 6 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने के लिए आप 16 मिनट्स ले सकते हैं, यानी कि यहां से अगर हम टोटल काउंट करें तो ये टोटल 12 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इन 12 क्वेश्चंस को करने के लिए आप 60 मिनट का समय ले रहे हैं, यानी कि अमूमन 5 मिनट हर क्वेश्चन को आप दे रहे हैं, पर्याप्त समय है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। और उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद में 18 to 20 आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो कितने 30 मिनट में अंदर करने हैं, तो 3 क्वेश्चन के लिए पर्याप्त समय है। उसके बाद में 21 से 23 भी 3 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 12 मिनट हर क्वेश्चन के लिए दिया गया है, तो ये पर्याप्त समय है। टोटल 36 मिनट्स यहां पर हो रहे हैं। इतने समय में बड़े आराम से आप पेपर को खत्म अगर करते हैं, और मैं इस टाइम का टोटल अगर लगा दूं तो टोटल कितना होने वाला है भाई 166 मिनट्स, यानी कि अभी भी आपके पास में 14 मिनट्स बच रहे हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब उतने समय में आप पेपर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे से मिस्टेक्स कहां हो गई। कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाता है, हमें लगता है कि हमने पेपर बहुत सही किया है, हम बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो कई बार ना एक एक्साइटमेंट भी आ जाती है पेपर सॉल्व करते करते। जब हम लास्ट तक आते हैं तो हमें लगता है बस इस बार तो मैंने कर दिया, तो मेरे को जो करना था वो मैं कर चुका, सारे क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं। तो वो जो एक्साइटमेंट होता है उसकी वजह से भी कई बार गलती हो जाती है। तो पेपर के अंत तक आप अपने आप को शांत रखें, हर चीज को बड़ा सोच समझ कर लिखते जाएं, और लास्ट में एक बार रीचेक जरूर करें, क्योंकि रीचेक करते समय आपको पता चलेगा कि x² + 5x + 6 को आपने -6 नोट कर दिया है, या 6 की जगह 5 लिख दिया है, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आता हुआ सवाल हमें फैक्टराइज करना था, जीरोस निकालने थे, तो इस तरह की गलतियां हमसे ना हो जाए एग्जाम पेपर में, तो समय लास्ट में जरूर बचाएं। तो इस तरीके के अगर पैटर्न को आप फॉलो करते हैं तो लास्ट में आपके पास पर्याप्त समय बच जाएगा उस पेपर को सॉल्व करके रीचेक करने के लिए। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ डूज एंड डोंट्स, यानी कि एग्जाम टाइम पर इस समय पर जब आपके एग्जाम इतने क्लोज हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर के समय पर भी आपको किस बात का ध्यान रखना है, वो सारे बातों को सुन लेते हैं। यानी कि रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो जब आप पेपर दे रहे हो तो सारे इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली रीड कर लें। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन का फॉर्मूला लग दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद में आप उसकी वैल्यू सही पुट नहीं कर पाए, लेकिन फॉर्मूला आपने सही लिखा है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो फॉर्मूला उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा हो। चूज ओनली वन ऑप्शन वेयर गिवन, अगर कहीं ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप एक ही ऑप्शन लिखें, उसमें कुछ भी किसी भी तरीके का ओवर राइटिंग ना करें, ऑप्शन बड़ा क्लियरली मेंशन करें, उसका आंसर बड़ा क्लियरली मेंशन करें। राइट स्टेप वाइज आंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो अगर आप स्टेप वाइज लिखेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। हर स्टेप को बड़ा क्लियरली मेंशन करें। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो वहां आप आइडेंटिटी को मेंशन करें, ठीक है। कोई और स्पेशली ज्योमेट्री के टाइम पर अगर आप कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, ठीक है, ट्राइंगल का कोई प्रॉपर्टी यूज कर लिया, भाई आपने SAS सिमिलैरिटी लगाया, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने ये आंसर निकाला है।
है, बाय सीपीएसटी मुझे रिजल्ट मिला है, तो ब्रैकेट में वो लिखना ना भूलें। लास्ट में हेंस प्रूव्ड, अगर कोई थ्योरम आप प्रूव कर रहे हैं तो हेंस प्रूव्ड लिखना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उसके आंसर को आप रेक्टेंगल में क्लोज जरूर करें, अपने आंसर को बॉक्स करना ना भूलें। कीप योर हैंडराइटिंग क्लियर, अपनी हैंडराइटिंग को साफ रखें। यस, आपका प्रेजेंटेशन वाकई में काम करता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो फिर आपकी कॉपी देखिए एक स्मूथ हो के साथ में चेक होती है, एक फ्लो के साथ में चेक होती है, तो वहां पर भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा क्या नहीं करना है, तो डू नॉट लीव क्वेश्चंस अनआंसर्ड, यानी कि किसी भी उत्तर को खाली ना छोड़ें, किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट ना करें, हर क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करें और जितना आता है वो पूरा लिखें। ठीक है, डोंट ओवर राइट और स्क्रिबल, किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर कोई गलती हो भी गई है तो वहां पेंसिल से आप उसको कैंसिल कर दें या फिर उसको प्रॉपरली कट करके कैंसिल कर दें। 10 बार कट ना करें, एक बार कट करके कैंसिल करके नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं। अगर आप कोई क्वेश्चन खत्म किए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हुआ, 22 आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बीच में भी 2 से 3 लाइन का गैप होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर दिखना चाहिए, तब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए। सेक्शन वाइज प्रॉपर सेक्शन मेंशन होने चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आप कोई सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी एक प्रॉपर क्वेश्चन मेंशन होना चाहिए। अगर आप फिलअप्स कर रहे हैं तो वो दिखना चाहिए कि सारे आंसर फिलअप्स के हैं, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। डू नॉट इग्नोर इंटरनल चॉइसेस, इंटरनल चॉइसेस को आप इग्नोर ना करें। कई बार हम इंटरनल चॉइसेस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना, जल्दबाजी में रहते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हम देख नहीं पाते कि चॉइस में क्या है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ लें, दोनों को देख लें, जिसमें आप ज्यादा श्योर हो कि मैं इसका आंसर अच्छे से दे सकता हूं उसी को अटेम्प्ट करें। डू नॉट फॉरगेट यूनिट्स, किसी भी आंसर की यूनिट को लिखना ना भूलें। वॉल्यूम अगर मान लीजिए यूनिट क्यूब में आता है तो वो लिखना ना भूलें। कई बार हम वॉल्यूम केवल लिखकर आ जाते हैं, आंसर लिख दिया, उसका सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब लिखा ही नहीं, तो वहां भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। डू नॉट मिक्स स्टेप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, किसी दूसरे प्रश्न के स्टेप्स किसी दूसरे प्रश्न में मिक्स ना कर दें। तो इस तरह की गलतियां अमूमन तो नहीं होती बच्चों से, बट फिर भी ध्यान रखना चाहिए पेपर के टाइम पे कि स्पेशली ज्योमेट्री में प्रूफ के टाइम पे ऐसा हो जाता है। तो वो ध्यान रखें कि भाई मुझे बीपीटी प्रूव करनी है, उसका कन्वर्स प्रूव नहीं करना। तो वो थ्योरम के स्टेप्स क्या होते हैं वो आप ध्यान रखें। डोंट पैनिक, स्टे काम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पैनिक कर जाएंगे तो आती हुई चीजों को भूल जाएंगे। आपको काम रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, जो आपने मेहनत की है पूरे साल उस पर भरोसा करना है। ठीक है, जो चीजें आपने पढ़ी हैं बस उस पर आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपको बहुत अच्छे से आंसर्स उसके मिल जाएंगे। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर कोई आंसर की आपकी है तो उसमें लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आंसर नंबर 37, यहां पर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि टीचर आसानी से मार्क्स दे पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आंसर हो सकता है ये, ठीक है, उसमें मार्क्स वो दे पा रहा है, लेकिन यहीं पर अगर दूसरी कॉपी देखें तो टीचर ढूंढ रहा है कि मार्क्स कहां देने हैं। तो इस तरीके का ना लिखें जिसमें टीचर को आंसर देने में मार्क्स देने में बहुत प्रॉब्लम हो। तो आपकी राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस आंसर को देखूं तो किसी बच्चे ने ये लिखा हुआ है, अब एक बच्चे ने ये लिखा हुआ है। आप देखिए कि दोनों आंसर्स में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको देखें तो टीचर को केवल एक टिक करके मार्क्स देना है, यहां पर वो सोच रहा है कि मार्क्स मैं कहां दे दूं, भाई ये सही आंसर लिखा हुआ है कि ये सही आंसर लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है। तो इस तरह की मिस्टेक आपके कॉपी पे नहीं होनी चाहिए, इस तरह की राइटिंग आपके कॉपी पे नहीं होनी चाहिए। जहां हम सॉल्व कर रहे हैं उसी पेज पर हम कैंसिलेशन या अपना रफ वर्क भी कर रहे हैं, तो सारा कुछ एक ही पेज पे हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर जब लिख रहे हैं तो आप अपने आंसर को बड़ा क्लियरली मेंशन करें। यहां आप एक लाइन बनाकर अपने रफ पार्ट को शो कर सकते हैं, ठीक है, बट जब आंसर दे रहे हैं तो बड़ा क्लियरली स्पेस के साथ लिखना है। आप देखिए हर चीज बड़ा क्लियरली मेंशन है। तो ये एपी का एक सवाल है, ऊपर वाला पार्ट सॉल्व हुआ, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आया, क्लियर समझ में आ रहा है। यहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे किया है, तो आपकी राइटिंग बड़ा क्लियर होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर एग्जाम्स, don't directly jump into exercises, always start by reading the theory concepts formulae, ठीक है, from your NCERT टेक्स्ट बुक and then start solving the questions। अगर आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो रिवीजन करते समय आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स
जो फंडामेंटल्स उस चैप्टर में लगने वाले हैं, जो फॉर्मूलाज उस चैप्टर के अंदर लगने वाले हैं, वो आप रिवाइज कर लें अच्छे से, थ्योरी को एक बार पढ़ लें। ठीक है, जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे, है ना। नहीं तो कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, वो हमें क्लिक ही नहीं होता इसका आंसर क्या होगा। तो कई बच्चों से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा जाता है, हमें लैंग्वेज ही ढंग से नहीं याद रहती कि इसकी भाषा क्या है, तो कई बच्चे कुछ भी लिखते हैं, कभी प्रोपोर्शन लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं। तो वो पूरा अगर स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है तो वो स्टेटमेंट आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो वो प्रॉपर आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आपको पढ़ने से पहले, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले थ्योरी पढ़नी है, फॉर्मूला याद कर लेने हैं, अच्छे से लिख लेने हैं और कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लेने हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बार बार आपके सामने इसकी चर्चा कर रहा हूं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ना छोड़ें, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस बार बार कर लें, इसके एग्जाम्पल्स भी कर लें। फिर इसके बाद आपको क्या और ध्यान रखना है, अवॉइड मेंटल कैलकुलेशंस इफ यू आर प्रोन टू कैलकुलेशन एरर्स, राइट डाउन योर स्टेप्स properly to improve accuracy. It is again a very very important point. देखिए ये पॉइंट हर बच्चे के साथ तो लागू नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे मेंटली कैलकुलेशन में दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी गुड, बट जो बच्चे बहुत अच्छे नहीं हैं, जिनसे कैलकुलेशन एरर्स होते हैं, जिनसे सिली एरर्स होते हैं, है ना, तो उन्हें इस बात को थोड़ा अलग ढंग से लेना है, पॉजिटिवली लेना है। इसमें यह कहना चाहते हैं हम कि सिली एरर्स को अगर अवॉइड करना है तो आप उसको लिख कर देख लें, रफ पार्ट में सॉल्व करके देख लें। हर चीज को मेंटली सॉल्व करके जल्दी जल्दी करने के चक्कर में दिमाग में ही सॉल्व करके लिखकर आप गलती कर सकते हैं। तो अगर आपसे सिली एरर्स होते हैं, अगर आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, तो एग्जाम टाइम पे हम वो रिस्क क्यों लें भाई, है ना। वो प्रैक्टिस हम बाद में कभी कर लेंगे मेंटल मैथ्स, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको बहुत ज्यादा उस पर रिलाई नहीं करना है, आपको लिखकर ही कैलकुलेशन करनी है। बहुत बेसिक कैलकुलेशन के अलावा जो कैलकुलेशन होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो जिससे आप कैलकुलेशन एरर से बच जाएंगे और अपने स्टेप्स को बड़ा क्लियरली वहीं पर लिखकर ही सॉल्व करके दिखा दें टीचर को, भाई ऐसे आया आंसर। एक और बात, कई बार जब हमें फ्रैक्शन में आंसर मिल रहा होता है तो हम उसको कैंसिल करते ही चले जाते हैं, है ना, तो वो 10 बार कैंसिल हो रहा है, वहीं के वहीं कैंसिल होता जा रहा है, उस पे भी आप ध्यान दें। कैंसिलेशन बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको उसे अगर लिखना ही है, करना ही है, तो आप रफ में कर लें। अगर आपको 1024 फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर अपॉन 48 सॉल्व करना है, आप इसको रफ में कैलकुलेट कर लें और कॉपी में अपना सीधा इज इक्वल टू जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसको लिख दें। यानी कैंसिलेशन आपको बहुत ज्यादा बार बार पेन से कट करके नहीं लिखना है। बहुत बेसिक बातें हैं ये, लेकिन हम इस तरह की गलतियां कर देते हैं। अगर आपको करना भी है तो आप उस समय पेंसिल का यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो क्लियरली दिखता है आपने क्या किया हुआ है। इसके अलावा प्रायोरिटाइज करें अपने चैप्टर्स को कि कौन से चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं, किन चैप्टर्स में आप ज्यादा अच्छे कंफर्ट फील करते हैं। ठीक है, हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद में जैसे रियल नंबर्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा के जो चैप्टर्स है, मैंने ये सारी बातें आपसे कर ली हैं। इसके साथ साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे भी ध्यान दे लेना। फॉर्मुला बेस्ड है, सीधे सीधे उसमें आता क्या है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने को आएगा, लेंथ ऑफ आर्क आएगा। अब लेंथ ऑफ आर्क के साथ साथ में कई बार एंगल नहीं दिया होता, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर हमसे पूछ लिया जाता है, तो 1/2 ln2r वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखना, वो 2 नंबर में सीधे सीधे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप ज्योमेट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाई, ट्रिग्नोमेट्री, इसको लास्ट के लिए रख लीजिए। एंड टाइम पर क्या करना है भाई, एनसीईआरटी करनी है। यानी कि अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में ले दे के 2 चैप्टर्स है आपको, एक तो सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ना है, सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ना है, और सिमिलर ट्राइंगल्स के बाद में दूसरा चैप्टर है सर्कल्स। अब इस सर्कल और सिमिलर ट्राइंगल दोनों ही चैप्टर के एनसीईआरटी के अंदर भर भर के बहुत अच्छे सवाल दिए हुए हैं। यानी कि जो एग्जाम में आप पिछले 5 सालों के पेपर निकाल के देख लीजिएगा, मतलब ज्यादातर सवाल वही हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जो थ्योरम प्रूव करने को आती हैं वो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, चाहे वो सर्कल की थ्योरम हो, चाहे वो ट्राइंगल्स की थ्योरम हो। तो अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, उसके अंदर मीडियन दिया हुआ है भाई, तो मीडियन साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल होती हैं, ये प्रूव करने को आता है। एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, इसका कन्वर्स एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। सर्कल के अंदर सप्लीमेंट्री एंगल वाली थ्योरम पूछ लेंगे, ठीक है, या कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर एग्जांपल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उस पर कोई सवाल आ जाएगा। एवरीथिंग इज देयर इन एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको उसके ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, विद एग्जांपल्स आप कंप्लीट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला पार्ट ऐसा है कि उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आप लगाते हैं आइडेंटिटीज के, तो आइडेंटिटी जो है प्रैक्टिस करने से और स्ट्रांग हो जाता है वो टॉपिक।
ठीक है, तो यहां पर मैं ये केवल नहीं कहना चाहता कि इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, आइडेंटिटी का कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा सकते हो, आप एनसीईआरटी के बाहर जा सकते हो। बट हाँ, अगर आप इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील करते हो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें भी लगा के आपका काम चल जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आसान चैप्टर है, वो तो आप कर ही लोगे। क्या ट्रस्टेड रिसोर्सेज हो सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां से पढ़ाई करें, एंड वक्त पर किस किस चीजों को ध्यान दिया जाए। तो एनसीईआरटी में बार बार बोल रहा हूं, उसमें तो करना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप और लगा लीजिए, यानी कि पिछले 5 साल के पेपर्स आप लगा लीजिए। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, जो मॉडल पेपर अभी बोर्ड ने अपलोड किया है 2026 का, जो मॉडल पेपर जो बोर्ड का है, उस पेपर को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ध्यान से देखना, इसमें स्टैंडर्ड बेसिक्स दोनों के पेपर पड़े हुए हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मॉडल पेपर लगा लीजिए, एनसीईआरटी लगा लीजिए, एग्जाम्पल लगा लीजिए एनसीईआरटी के, पिछले 5 साल के पेपर लगा लीजिए। आप इतना कर लीजिए, अगर आप इसको 2 बार कर लेते हैं तो भाई मजा ही मजा आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इतना आप बड़े आराम से 3 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर। अगर आपने साल भर पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है, तो बड़े आराम से आप इन चीजों को कवर कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें सुनकर बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा, अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी, और ये सारी बातें आपको बहुत हेल्प भी करने वाली हैं। बस आप इनको फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अंत में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें अपनी जगह हैं, ठीक है। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड और आपकी अप्रोच एग्जाम को लेकर, ये दूसरी बात है। अगर आपकी अप्रोच ही पॉजिटिव नहीं होगी तो ये सारी बातें आप एक्चुअली कर ही नहीं पाओगे, फॉलो ही नहीं कर पाओगे। तो आपके एग्जाम को लेकर अप्रोच बड़ी पॉजिटिव होना चाहिए, मस्त रहना है, खुश रहना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रेस लेके कभी पढ़ाई नहीं होती। कितने भी आवर्स आप पढ़ाई कर लीजिए, आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से कभी कोई स्ट्रेस नहीं आता, ये हमें सोचना पड़ता है कि भाई हम पॉजिटिव लेके पढ़ेंगे तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं बहुत लंबे समय से पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, पेपर आसान ही आएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इन चीजों पे ध्यान दे लीजिए। 10th बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा करिएगा, फोड़ कर आइएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अपने ऊपर भरोसा रखिए। थैंक यू।